Hello, welcome back to Law Prep Judiciary. This video we will be learning about rights, about laws that women must know. देखो बहुत से ऐसे laws है जो definitely women know, you also everyone would know, but I am so sure कि इसमें एक आध law तो पक्का ऐसा होगा जो या तो आपने सुना नहीं होगा या कभी इतना गौर किया नहीं होगा. तो चलो चलते हैं and जानते हैं laws Indian women must know. सो क्विकली द फर्स्ट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ये तो भाई सबने ही सुना होगा. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि कल को फीमेल एम्प्लॉयज जाती है, उनका जॉब प्रोफाइल उनके काउंटर पार्ट मेल काउंटर पार्ट का जॉब प्रोफाइल सेम है. दे आर एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. नाउ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है, साथ ही साथ एक एक्ट है जो इस सेम को मैंडेट करता है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो है दो है. एक तो है आर्टिकल 39D 42 एंड साथ ही 51 एंड 52 जो डिस्क्रिमिनेशन रेस कास्ट उसके अगेंस्ट बात करता है, उसके लिए बात करता है. तो जो आर्टिकल 39 है वो डीपीएसपी है जो ये लेट डाउन करता है कि जो स्टेट है शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग क्या दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. देखो औरत के लिए तो है ही है, साथ ही साथ मेन के लिए भी है. अब क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है सो टॉप पोजीशंस आर अक्वायर्ड बाय वुमेन, सो दिस रूल इज आल्सो फॉर मेन कि हाँ वो भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कर सकते हैं क्लेम. देन कम्स आर्टिकल 42 दैट इज जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. मैटरनिटी रिलीफ हम वापस आगे कवर करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट राइट है एक एक्ट में, वो हम आगे फर्दर डील करेंगे. फिर अगर मैं बात करूं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की, तो ये एक्ट है 1976 का जो ये इंश्योर करता है दैट मेन एंड वुमेन रिसीव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यानी कि ये जो एम्पावर करता है वर्किंग वुमेन को कि वो डिमांड कर सकती है, रिसीव कर सकती है फेयर कॉम्पनसेशन कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स. नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है. ओके, सो जो अब नेक्स्ट इसके बाद राइट आने वाला है ना वो बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड राइट कह सकते हैं, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है. तो कौन सा है वो राइट देखते हैं. वो है राइट टू पेड लीव इन केस ऑफ मिसकैरेज. दिस इज एन एक्ट, दिस इज अ सेक्शन इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. सेक्शन 9 ये बोलता है कि इन केसेस वेयर वुमेन सफर फ्रॉम मिसकैरेज, तो वो जो वुमेन है शी इज एंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेस, यानी शी इज एंटाइटल्ड टू पेड लीव्स एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स फॉलोइंग द डे ऑफ मिसकैरेज. यानी कि जिस दिन से आपका मिसकैरेज होगा उससे 6 हफ्ते तक यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक आपको पेड लीव मिलेगी. ऑफ कोर्स नेसेसरी प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सेक्शन के तहत अपना राइट क्लेम कर सकते हैं. देन कम्स राइट टू मैटरनिटी लीव. अब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1976 का वो प्रोवाइड क्या करता है, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करता है. देखो और फिर मैटरनिटी एक्ट जो था वो 1976 का था एंड ये वापस अमेंड हुआ है 2017 में एंड उसके चलते इसकी ड्यूरेशन जो है मैटरनिटी लीव की वो 12 वीक से 26 वीक हो गई है. तो आप अपनी मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों के बाद अब सीधा 26 हफ्तों के लिए क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट है राइट टू सेफ अबॉर्शन. देखो जो एमटीपी एक्ट है वो 1971 में इनैक्ट हुआ था कि वो इंश्योर कर सके सेफ प्रोसीजर्स फॉर अबॉर्शन एंड ऑल दैट. ठीक है, तो इनिशियली जो था 20 हफ्तों के लिए था, बट रिसेंटली 2021-2022 अमेंडमेंट हुए हैं एंड जो अब 20 वीक के लिए जो था अबॉर्शन उसकी अब जो है पीरियड 24 वीक से 24 वीक तक एक्सटेंड कर दी गई है. इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि जो अनमैरिड वुमेन है दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन अबॉर्शन अप टू 20 to 24 वीक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन मैरिटल स्टेटस. तो ये है राइट टू सेफ अबॉर्शन. साथ ही साथ इस लैंडमार्क रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट की थी कि जैसे जो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, राइट टू एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन तो हमने पढ़ा ही, साथ ही साथ राइट टू एक्सेस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन और राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये बहुत सारे राइट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंडर ही आए हैं जो इस केस में इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने. The next is IC at workplace. IC at workplace, internal committee at
वर्क प्लेस। तो ये जो है पॉश एक्ट के तहत आपको एक इंटरनल कमिटी अपनी वर्क प्लेस में इस्टेब्लिश करनी होगी। एनी कंपनी वेर इन मोर देन 10 पीपल आर एम्प्लॉयड, आईसी इज मैंडेटरी। अब ये आईसी करती क्या है? इसका क्रूशियल रोल है कि जो भी इंस्टेंसेस है सेक्सुअल हरासमेंट के वो एक एड्रेस करती है, साथ ही साथ रेजोल्यूशन या साथ ही साथ सोल्यूशन भी लेके आती है, एज इट इज द डेजिग्नेटेड एंटिटी फॉर रिसीविंग कंप्लेंट फ्रॉम अग्रीव्ड वुमेन। नाउ अब है ना, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 2016 में पॉश एक्ट अमेंड हुआ था, एंड उसके चलते जो ये आईसी है वो पहले क्या था? वो पहले आईसीसी था, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, बट आफ्टर द अमेंडमेंट इट बिकेम व्हाट? इट बिकेम आईसी। तो ये था आईसी एट वर्क प्लेस, वेर इन जो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स होती है वो इस कमेटी में सुनी जाती है, वापस इसका सोल्यूशन समाधान निकाला जाता है। देन कम्स राइट ऑफ वुमेन इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डीवीए एक्ट 2005 का सेक्शन 17 जो है देता है राइट टू रेजिडेंस। क्या देता है? राइट टू रेजिडेंस। कल को एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस एस्टैब्लिश होता है तो जो वुमेन है उसको राइट टू रिसाइड इन हर हस्बैंड्स होम दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि जो हस्बैंड जिधर रह रहा है, यानी कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो वुमेन ये वाइफ के नाम पे है या नहीं है। So, a married woman is granted the right to reside in her husband's home in case of domestic violence, regardless of whether the property is registered in her name or not. Doesn't matter वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वाइफ के पास अधिकार है, हक है कि वो जो है अपने आदमी के घर में रुकेगी। Now this ensures कि जो भी women who are facing violent marriages उनके लिए एक शेल्टर की जगह हो, they have a place of shelter, right? अब जो अगला राइट है, राइट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग अरेस्ट। देखो इसके अंदर ना बहुत सारे राइट्स है, पर जो सबसे सिग्निफिकेंट है और जो बहुत ही फेमस है वो ये है कि एक औरत को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? सीआरपीसी के सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। अच्छा, देयर माइट बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, राइट? तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या आप अरेस्ट कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे करोगे? जिधर वो ऑफेंस हुआ है ना, उस जुरिस्डिक्शन के, उस ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसी लोकेलिटी के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, अब उनके पास जाइए, एक रिटर्न रिपोर्ट लीजिए, आप फिर वापस परमिशन लीजिए और अरेस्ट कर लीजिए। तो ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद द परमिशन ऑफ द जेएम यू कैन अरेस्ट अ वुमेन। नाउ लास्टली राइट टू मेंटेनेंस। अगेन काफी फेमस सेक्शन है ये, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी से, जो ये बोलता है कि इफ अ पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है फिर भी वो रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करूंगा, जो बीवी जो खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रही है, जो खुद से नहीं सर्वाइव कर पा रही है, तो जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई तू एक मंथली अलाउंस दे। नाउ अब वो जो भी अलाउंस है वो अगेन मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वाइफ जो है ना, वाइफ को कौन होगी? वो जिसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया है एंड वो डिवोर्सी है बट हैज नॉट रीमैरिड। सो दीज आर ऑल द राइट्स दैट एवरी वुमेन इन इंडिया मस्ट नो। ये बहुत ही बेसिक राइट्स है जो हर एक औरत को पता होने चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।